गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरी साइंस क्लास में। और जैसा कि हम पिछले कई दिनों से जैव तंत्र के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आज के टॉपिक में रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। और मादा जनन तंत्र के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे चित्र के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, मादा जनन तंत्र में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बहुत सारे अंग आपको दिखाई दे रहे हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बालिकाओं में जो स्त्रीत्व का प्रारंभ होता है वो अंडाशय के विकास के साथ प्रारंभ हो जाता है, और लगभग 13-14 वर्ष की आयु में अंडाशय विकास के साथ साथ जो मादा जनन हार्मोन्स, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं, जो अंडाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं, उनके द्वारा बालिकाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। इन लक्षणों के अंतर्गत स्तनों की वृद्धि और सूढ़ी मेखला तथा फूलों का विकास, वक्षस्थल की वृद्धि, बाह्य जननांगों का विकास तथा अन्य द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास इन हार्मोन्स के प्रभाव से होता है। मादा जनन अंग में मुख्य रूप से कई भाग होते हैं, जिसमें कि पहला भाग ओवरी या अंडाशय। मादा जंतु के शरीर में 2 अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। ये बादाम की आकृति की रचना होती है, और इनमें अंडाशय के अंदर फॉलिकल सेल्स होती है। इन फॉलिकल सेल से प्रत्येक माह एक अंडाणु का निर्माण होता है। मुख्य रूप से अंडाशय अंडाणु का निर्माण करते हैं और मादा जनन हार्मोन्स का स्रावण करते हैं, जिनसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। दूसरा पार्ट होता है इसका अंडवाहिनी, जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय और गर्भाशय के मध्य एक संकरी नलिका होती है, जो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसे हम अंडवाहिनी कहते हैं। इसका अंडाशय के पास वाला सिरा चौड़ा होता है, जिसे ऑस्टियम या फनल कहते हैं। यह जब अंडाशय से एक अंडाणु विकसित होकर बाहर निकलता है, तब यह अंडाणु को ग्रहण करने का कार्य करती है। इसका जो अंतिम सिरा है वो गर्भाशय से जुड़ा होता है। यह मादा जनन अंग का तीसरा भाग है। गर्भाशय एक छोटा कक्ष होता है, जिसकी दीवारें मांसल और स्पंजी होती है। अंडाणु के निषेचन के बाद यह भित्ति निषेचित अंड को ग्रहण करने का कार्य करती है, और जब यह निषेचित अंड गर्भाशय भित्ति से रोपित हो जाता है, तब यह भ्रूण का विकास होता है। इसके बाद जो चौथा भाग है उसे कहते हैं सर्विक्स या ग्रीवा। यह गर्भाशय का अंतिम संकरा भाग होता है, जिसे सर्विक्स या ग्रीवा कहते हैं। इसका जो अंतिम सिरा है वो योनि में खुलता है। निषेचित अंड के रोपित होने के बाद ग्रीवा द्वारा गर्भाशय के मुख को बंद कर दिया जाता है। और इसका जो अंतिम भाग है वो 5वां है, योनि वैजाइना। यह सर्विक्स से लेकर योनि द्वार तक एक संकरा मार्ग होता है, जो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर संकरा मार्ग होता है। इसके अंदर की दीवारें लसलसी होती है, जिसमें उपस्थित तरल द्रव जीवाणु रहित होते हैं और किसी प्रकार के जीवाणु संक्रमण को रोकते हैं। यह एक छिद्र द्वारा शरीर से बाहर निकलती है, जिसे योनि द्वार कहते हैं। और मैथुन क्रिया के समय यह नर जंतु के मैथुन अंग शिश्न को धारण करने का कार्य करती है। शिश्न के प्रवेश द्वारा ही शुक्राणु मादा जनन तंत्र में प्रवेश करते हैं। तो ये पढ़ा आपने मादा जनन तंत्र के बारे में, जिसमें कि इसके जो अंग हैं उनको हमने चित्र सहित विस्तार से अध्ययन किया। मादा जनन तंत्र के साथ साथ कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे बर्थोलिन और पेरिनियल ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से भी
तरल पदार्थ निकलते हैं जो योनि तथा योनि मार्ग को सदैव जीवन बनाए रखते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इससे आगे स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं और उनका विकास कैसे होता है। तो स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चर्चा करेंगे अब स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बारे में। स्त्रियों का जो मुख्य जनन होता है उसे ओवरी या अंडाशय कहते हैं और इसमें प्रत्येक माह एक फॉलिकल सेल का विकास प्रारंभ होता है जिससे एक अंडाणु या एग का फॉर्मेशन होता है। तो अंडाशय की जो ग्रेफिन फॉलिकल्स होती है या ग्रेफिनस सेल्स होती है उनमें अंडजनन द्वारा एक अंडाणु का विकास प्रारंभ होता है। बालिकाओं में जो यौवन का प्रारंभ होता है लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है और इसके साथ साथ ही अंडाशय से निकलने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव भी प्रारंभ होता है। इन दोनों हार्मोन्स के प्रभाव से मादा जंतु में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये कौन कौन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं? ये कई सारे हैं जिसमें नंबर 1 बाह्य जनन अंगों का विकास। बाह्य जनन अंगों का विकास इन हार्मोन्स के प्रभाव से उत्तेजित होता है। दूसरा आवाज का मधुर होना। आवाज का मधुर होना व तीव्र होना। तीसरा लक्षण है यौवन का प्रारंभ होना। यौवन का प्रारंभ होना। चौथा लक्षण है मासिक चक्र का प्रारंभ होना। मासिक चक्र का प्रारंभ होना। अगला द्वितीयक लक्षण है स्तनों का विकास होना। स्तनों का विकास एवं वृद्धि होना। अगला लक्षण है श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला का चौड़ा होना। श्रोणि मेखला चौड़ा होना। जब श्रोणि मेखला का भाग चौड़ा होता है तब स्त्रियों का जो पश्च भाग है जिसे हम कूल्हे कहते हैं वो चौड़ा हो जाता है। सातवां अनेक मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का होना। परिवर्तनों का होना। इस प्रकार से जो मादा जनन तंत्र यानी मादा जनन ओवरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके द्वारा स्त्रियों में इन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। अब पढ़ेंगे हम भ्रूण विकास। निषेचन क्रिया के बाद जब निषेचित अंड माता के गर्भाशय में स्थापित हो जाता है तब उसके विकास के साथ साथ गर्भाशय से एक विशेष रचना निर्मित होती है जिसे प्लेसेंटा या जरायु कहते हैं। इस जरायु द्वारा जो भ्रूण होता है वो माता के गर्भाशय से जुड़ा रहता है। इस जरायु द्वारा ही शिशु को सभी आवश्यक पोषक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज
और अन्य पदार्थ जिनकी आवश्यकता होती है वो माता के रुधिर से जनक द्वारा शिशु को प्राप्त होते रहते हैं। और जो भी हानिकारक पदार्थ भ्रूण के अंदर या शिशु के अंदर निर्मित होते हैं वो इस जरा द्वारा ही माता के रुधिर में मिलकर माता के शरीर में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस प्लेसेंटा द्वारा ही शिशु को गर्भाशय या माता से सभी आवश्यक विकास की सभी स्थितियां प्राप्त होती रहती हैं। लगभग 9 माह की पूर्ण वृद्धि करने के बाद इस शिशु का जन्म होता है और जन्म के समय भ्रूण के साथ साथ प्लेसेंटा भी शरीर से बाहर आ जाता है, जिसे माता के शरीर से अलग करके शिशु और माता को अलग कर दिया जाता है और शिशु का जन्म होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब कभी अंडाणु का निषेचन नहीं होता तब उस अंडाणु का क्या होता है। तो निषेचन ना होने पर, निषेचन न होने पर अंडाणु का अपक्षय कैसे होता है। जब अंडाशय से अंडाणु निर्मित होकर अंडवाहिनी में पहुंचता है तब यदि उस अंडाणु तक शुक्राणु नहीं पहुंचते हैं तब उस अंडाणु का निषेचन नहीं होता। उस समय अंडाणु 2 से 3 दिन निषेचन क्रिया के लिए शुक्राणु का इंतजार करता है, लेकिन निषेचन न होने पर यह अंडाणु क्षतिग्रस्त होकर माता के रुधिर के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को मासिक चक्र कहते हैं। इसके साथ साथ जो गर्भाशय की दीवार होती है एंडोमेट्रियम, वह एंडोमेट्रियम भी निषेचित अंड को प्राप्त करने के लिए कुछ मांसल हो जाती है, वह दीवार भी इस अंडाणु के साथ रुधिर के साथ बहते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। और यह लगभग 28 दिन का होता है और प्रत्येक माह ये ऋतुस्राव या ऋतुचक्र दोहराया जाता है। यानी प्रत्येक माह एक अंडाणु का विकास होता है और यदि निषेचन नहीं होता तब यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और इस टॉपिक के साथ आपका जो लेसन है रिप्रोडक्शन वो समाप्त हो गया है। अगर इस पाठ के संबंध में आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं और कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे जो हमारा कॉलेज का यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।